शहर से दूर पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर स्थित नीलगिरी विला उस रात कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे और बाहर कड़ाके की ठंड थी। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। विला के अंदर देश के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर वर्मा अपनी लेबोरेटरी में एक क्रांतिकारी आविष्कार पर काम कर रहे थे, इनविजिबल इंक। यह एक ऐसा फॉर्मूला था जिसे दुनिया की कोई भी सरकार करोड़ों में खरीदने को तैयार थी। तभी उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली की आवाज गूंजी और डॉक्टर वर्मा का शरीर बेजान होकर कुर्सी पर लुढ़क गया। कुछ ही देर में पुलिस की जीप की बत्तियां कोहरे को चीरती हुई विला के गेट पर पहुंचीं। इंस्पेक्टर राणा, जिनकी नजरें बाज की तरह तेज थीं, गाड़ी से उतरे। बर्फीली हवाओं ने उनका स्वागत किया। अंदर का नजारा भयावह था। डॉक्टर वर्मा मृत पड़े थे और उनका सीक्रेट फॉर्मूला गायब था। कमरे में हाथापाई का कोई निशान नहीं था, जिसे साफ था कि कातिल कोई ऐसा था जिसे डॉक्टर वर्मा जानते थे। घर में उस वक्त केवल 2 ही लोग मौजूद थे, रसोइया रामू और चौकीदार शेरा। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। इंस्पेक्टर राणा ने सबसे पहले रसोइये रामू को बुलाया। रामू ठंड और डर से बुरी तरह कांप रहा था। राणा ने कड़काई से पूछा, रामू, जिस वक्त डॉक्टर वर्मा को गोली लगी तुम कहाँ थे? रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो विला से बहुत दूर था, करीब 1.5 किलोमीटर नीचे घाटी में। वहां ठंड बहुत थी, तो मैं बगीचे के सूखे पत्ते जमा करके आग जला रहा था। इंस्पेक्टर राणा ने भवें सिकोड़ी, 1.5 किलोमीटर दूर? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यहां गोली चली है? रामू ने जवाब दिया, साहब, मैं आग ताप रहा था, तभी एकदम सन्नाटे में मुझे विला की तरफ से गोली चलने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। धाने, मैं बुरी तरह डर गया। मैंने झटके से विला की तरफ ऊपर देखा और ठीक उसी वक्त, कसम से साहब, ठीक उसी वक्त मुझे डॉक्टर साहब की खिड़की से बंदूक की नली से निकलती हुई चिंगारी चमकती हुई दिखाई दी। मैं समझ गया कि साहब पर हमला हुआ है और मैं सब छोड़कर दौड़ता हुआ यहां आया। इंस्पेक्टर राणा ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब बारी थी दूसरे संदिग्ध, चौकीदार शेरा की। शेरा, जिसे सांपों का बहुत शौक था, अपनी बगल में एक बांस की टोकरी दबाए खड़ा था जिसमें उसका पालतू किंग कोबरा था। राणा ने पूछा, और तुम शेरा, तुम तो बाहर पहरा दे रहे थे, कातिल अंदर कैसे गया? शेरा ने अपनी मंकी केप ठीक करते हुए कहा, साहब, मौसम देख रहे हैं आप, खून जमा देने वाली ठंड है। मैं पीछे वाले बरामदे में ठिठुर रहा था। मेरी टोकरी मेरे पास ही थी। अचानक एक चमत्कार हुआ। मेरा कोबरा टोकरी के ढक्कन को हटाकर गुस्से में बाहर निकला। उसने अपना पूरा फन फैलाया और जोर से फुफकारा, फुश। मुझे लगा कोई खतरा है। मैं जैसे ही मुड़ा, मैंने देखा एक आदमी खिड़की से कूदकर भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन इस घने कोहरे में वह गायब हो गया। दोनों की कहानियां सुनने के बाद इंस्पेक्टर राणा अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने दोनों को घूर कर देखा और कहा, मुझे पता चल गया है कि कातिल कौन है। आपके हिसाब से कातिल कौन और क्यों हो सकता है? कमेंट में जरूर लिखें। इंस्पेक्टर राणा अपनी कुर्सी से खड़े हुए। तुम दोनों ने कहानी तो अच्छी बनाई, लेकिन विज्ञान को भूल गए। तुम दोनों गिरफ्तार हो। रामू और शेरा हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर राणा ने खुलासा करते हुए कहा, तुम दोनों में से एक ने फिजिक्स के नियम को तोड़ा है और दूसरे ने बायोलॉजी के। राणा ने रामू की तरफ उंगली उठाई। रामू, तुमने कहा कि तुम 1.5 किलोमीटर दूर थे। तुमने दावा किया कि तुमने पहले गोली की आवाज सुनी और फिर चिंगारी देखी। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड से लाखों गुना तेज होती है। जैसे आसमान में बिजली पहले चमकती है और बादल बाद में गरजते हैं, वैसे ही अगर तुम इतनी दूर थे तो तुम्हें पहले चमक दिखनी चाहिए थी और उसके बाद आवाज आनी चाहिए थी। तुमने झूठ बोला। फिर राणा शेरा की तरफ मुड़े, और तुम शेरा, तुम तो सांपों के शौकीन हो न, फिर भी तुम भूल गए कि सांप कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। आज रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। इतनी कड़ाके की ठंड में सांपों के शरीर में ऊर्जा नहीं बचती, वे सुन्न हो जाते हैं और हाइबरनेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं। 0 डिग्री तापमान में तुम्हारा कोबरा न तो टोकरी से बाहर निकल सकता था, न फन फैला सकता था और न ही फुफकार सकता था। वह तो बेहोश पड़ा होगा। इंस्पेक्टर राणा ने अपनी टीम को इशारा किया। डॉ
वर्मा का फॉर्मूला चुराने के लिए उन दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी, लेकिन विज्ञान के छोटे से तर्क ने उनके बड़े झूठ को बेनकाब कर दिया।